ओम। इस वीडियो की थंबनेल से आप सबको पता चल गया होगा कि हम किस विषय पर आज बात करने वाले हैं। जी हाँ, अस्थमा। अस्थमा जैसी गंभीर बीमारी जिससे हमारे हार्ट और लंग्स को काफ़ी खतरे रहते हैं, इसलिए हम इसकी सावधानियां क्या बरतें और इसके प्रकोप से अपने हार्ट और लंग्स को कैसे बचा सकें, आज हम इस पर बात करेंगे। जैसे कि हमारे पिछले वीडियो में किडनी से संबंधित समस्या और उसके लिए एक स्वस्थ दिनचर्या और योगासन के माध्यम से कैसे हम अपने किडनी को सुरक्षित रख सकते हैं, इसके ऊपर बात की थी। उस वीडियो को सैकड़ों लोगों ने देखा और उम्मीद है आप भी देखे होंगे और उसका लाभ उठाने के लिए अपने दिनचर्या में योग को शामिल किए होंगे। आने वाले दिनों में इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। और अगर किसी कारणवश आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हम उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसके साथ साथ इस वीडियो की अंत में आपको उसका थंबनेल मिल जाएगी, जिसको आप क्लिक करके उस वीडियो में जा सकते हैं। इसके साथ साथ सुधा जी का भी एक स्त्री रोग समस्याओं के ऊपर सीरीज चल रही है, जिसको हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है और उस प्लेलिस्ट को आप इस वीडियो में अंत से पहले एक आई बटन आएगी, वह आई बटन में आप क्लिक करके उस प्लेलिस्ट में जाकर अपने समस्या संबंधित वीडियो को देखकर आइडिया ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और उसी हिसाब से दिनचर्या और योग क्रियाएं कर आप अपना समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो जो कि अस्थमा संबंधित है, इस वीडियो के बारे में जानकारियाँ लेते हैं। अब आइए बात करते हैं अस्थमा के बारे में। इस वीडियो में हम अस्थमा बीमारी को समझेंगे और उसके होने के कारण, लक्षण और उससे अपने फेफड़े और हार्ट को होने वाले खतरों से आपको अवगत कराएंगे तथा उसको नियंत्रण करने के उपाय के बारे में बात करेंगे। तो आइए पहले एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम अस्थमा को समझते हैं, अपने हार्ट और लंग्स को होने वाले खतरों को समझते हैं, फिर हम योग प्राणायाम के माध्यम से इन सब को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं, इसके बारे में समझेंगे। आइए पहले समझते हैं अस्थमा क्या है। अस्थमा एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज यानी दीर्घकालिक श्वसन रोग है, जिसमें श्वास नलिकाएं यानी एयरवे सूज जाती है और संकीर्ण हो जाती है, जिससे श्वास लेने में कठिनाई होती है। यह स्थिति वायुमार्गों में अतिरिक्त बलगम यानी म्यूकस उत्पन्न करने का कारण बनती है, जिससे खांसी, घरघराहट और सांस की तकलीफ़ें होती हैं। अस्थमा के लक्षण समय समय पर भिन्न हो सकते हैं और यह विभिन्न कारणों से ट्रिगर हो सकते हैं, जैसे कि एलर्जी, संक्रमण, शारीरिक गतिविधि और तनाव। अस्थमा के दौरान श्वास नलिकाएं सूज जाती हैं और उनके आसपास की मांसपेशियां संकुचित हो जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप वायुमार्ग संकीर्ण हो जाते हैं और
श्वास लेने में कठिनाई होती है। साथ ही वायु मार्ग में अतिरिक्त बलगम यानी म्यूकस उत्पन्न होता है, जिससे खांसी और घरघराहट आवाज़ आती है। अस्थमा का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए उपचार और दवाओं का उपयोग किया जा सकता है। इन उपचारों में इनहेलर, दवाइयाँ और लाइफस्टाइल में बदलाव शामिल हो सकते हैं। नियमित चिकित्सकीय देखरेख और सही दवाइयों का उपयोग करने से अस्थमा को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। यह तो थी अस्थमा के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। आइए अब इसे विस्तार से समझते हैं। इसके होने के कारण क्या क्या हैं। पहला कारण है आनुवांशिकी प्रवृत्ति यानी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। यदि परिवार में किसी को अस्थमा है तो इसकी संभावना बढ़ जाती है। दूसरा कारण है एलर्जी। एलर्जी जैसे कि धूल, परागकण, पालतू जानवरों के बाल या कुछ खाद्य पदार्थ अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट है वातावरणीय कारक यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स। वायु प्रदूषण, तंबाकू का धुआं, रसायन और औद्योगिक धुएं भी अस्थमा के कारण बन सकते हैं। और चौथे में है संक्रमण यानी इन्फेक्शंस। कुछ वायरल श्वसन संक्रमण खासकर बचपन में अस्थमा के विकास का जोखिम बढ़ा सकते हैं। पांचवा कारण है शारीरिक गतिविधि। कुछ लोगों को व्यायाम करने के दौरान अस्थमा के लक्षण महसूस हो सकते हैं, जिसे एक्सरसाइज प्रेरित अस्थमा कहा जाता है। उसी तरह नंबर 6 मौसम, वेदर कंडीशंस यानी ठंडी हवा, अत्यधिक नमी या मौसम में अचानक परिवर्तन अस्थमा के लक्षणों को बढ़ा सकते हैं। उसी तरह 7वां कारण है तनाव और भावनात्मक कारक यानी स्ट्रेस एंड इमोशनल फैक्टर्स। अत्यधिक तनाव और मानसिक चिंता भी अस्थमा के लक्षणों को प्रभावित कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं अस्थमा होने के लक्षण क्या क्या हैं। पहला लक्षण है श्वास में कठिनाई, सांस लेते समय कठिनाई महसूस होना। दूसरा लक्षण है खांसी, खासकर रात में या व्यायाम के बाद लगातार खांसी होना अस्थमा के लक्षण है। उसी तरह तीसरे नंबर पे आता है घरघराहट यानी व्हीजिंग नॉइज, श्वास लेते समय सीटी जैसी आवाज़ निकलना। और चौथा लक्षण है सीने में जकड़न यानी सीने में दबाव या जकड़न का महसूस होना। ध्यान रखें अस्थमा के लक्षण समय समय पर भिन्न हो सकते हैं और विभिन्न ट्रिगर से प्रभावित हो सकते हैं। सही उपचार और नियंत्रण के माध्यम से अस्थमा के लक्षणों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। अब आइए समझते हैं अस्थमा फेफड़ों को क्या क्षति पहुंचाती है। यदि अस्थमा को सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया जाता है तो यह फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। अस्थमा के लगातार और गंभीर दौरे फेफड़ों की संरचना और कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे वायुमार्ग की स्थायी संकुचन। लगातार सूजन और वायुमार्ग की संकुचन से वायुमार्ग की दीवारें स्थायी रूप से मोटी हो सकती हैं, जिससे श्वास लेने में कठिनाई हो सकती है। वायुमार्ग की अति संवेदनशीलता, फेफड़े अधिक संवेदनशील हो सकते हैं, जिससे हल्के ट्रिगर भी गंभीर प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकते हैं। तीसरी क्षति फेफड़ों की कार्यक्षमता में कमी। लंबे समय तक अस्थमा के नियंत्रण में न रहने से फेफड़ों की कार्यक्षमता घट सकती है, जिससे श्वास की सामान्य प्रक्रिया प्रभावित होती है। चौथा क्षति फेफड़ों में हवा का फंसना। अस्थमा के दौरान फेफड़ों में हवा फंस सकती है, जिससे फेफड़ों में अतिरिक्त हवा का संग्रह हो सकता है और फेफड़ों का विस्तार हो सकता है।
पांचवा क्षति ब्रोंकिएक्टेसिस। यह स्थिति तब होती है जब वायुमार्ग स्थायी रूप से चौड़े हो जाते हैं और बलगम जमा हो जाता है, जिससे संक्रमण और फेफड़ों में क्षति का खतरा बढ़ जाता है। छठा क्षति संक्रमण का खतरा। अस्थमा से फेफड़ों में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, जिससे फेफड़ों की स्थिति और खराब हो सकती है। अब आइए समझते हैं अस्थमा हार्ट को क्या नुकसान पहुंचा सकता है। अस्थमा केवल फेफड़ों के लिए ही नहीं बल्कि हृदय के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है, विशेषकर अगर अस्थमा गंभीर और अनुपचारित है, जैसे ऑक्सीजन की कमी। अस्थमा के दौरान श्वास लेने में कठिनाई होती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है। लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी से हृदय को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है, जो हृदय की कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकता है। दूसरा, फेफड़ों पर दबाव। अस्थमा के गंभीर दौरे फेफड़ों पर दबाव बढ़ा सकते हैं, जिससे हार्ट को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। यह स्थिति प्यूमोनरी हाइपरटेंशन यानी फेफड़ों के उच्च रक्तचाप का कारण बन सकती है, जो हृदय को प्रभावित कर सकता है। तीसरा, सूजन। अस्थमा में वायुमार्ग की सूजन होती है और सूजन से संबंधित स्थिति जैसे कि COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यह भी हृदय रोग का खतरा बढ़ा सकता है। चौथा कारण है मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स। अस्थमा के इलाज में उपयोग की जाने वाली कुछ दवाइयाँ जैसे कि स्टेरॉयड्स, जिसका दीर्घकालिक उपयोग से हृदय पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। पांचवा, तनाव और चिंता। अस्थमा का कारण होने वाला तनाव और चिंता हृदय गति और रक्तचाप को बढ़ा सकते हैं, जो हृदय के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अब यह एक ज़रूरी सवाल है कि क्या अस्थमा हार्ट अटैक यानी हृदय घात का कारण बन सकता है? जी हाँ, अस्थमा और हृदय रोगों के बीच संबंध हो सकता है और गंभीर अस्थमा के दौरे हृदय के लिए जोखिम बढ़ा सकते हैं। आइए समझते हैं कुछ कारण जिससे अस्थमा हृदय को प्रभावित कर सकता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा सकता है। ऑक्सीजन की कमी। अस्थमा के दौरे के दौरान वायुमार्ग संकुचित हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन का प्रभाव कम हो जाता है। लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी हृदय के लिए हानिकारक हो सकते हैं और हृदय घात का जोखिम बढ़ा सकती है। सेकंड, सूजन। अस्थमा में वायुमार्ग की सूजन हो जाती है और यह प्रणालीगत सूजन भी पैदा कर सकती है, जो हृदय रोग का एक प्रमुख जोखिम कारक है। तनाव। अस्थमा के दौरे के दौरान उत्पन्न तनाव हृदय की धड़कन बढ़ा सकता है और रक्तचाप को भी बढ़ा सकता है, जिससे हृदय घात का खतरा बढ़ सकता है। चौथा, मेडिकेशन के प्रभाव। अस्थमा के इलाज में उपयोग की जाने वाली कुछ दवाइयाँ, विशेष रूप से उच्च खुराक वाले स्टेरॉयड्स, हृदय पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। पांचवा, फेफड़ों पर दबाव। अस्थमा के कारण फेफड़ों में दबाव बढ़ सकता है, जो हृदय को अतिरिक्त मेहनत करने के लिए मजबूर कर सकता है और लंबे समय तक यह स्थिति हृदय घात का खतरा बढ़ा सकती है। अब आइए समझते हैं अस्थमा से अपने हार्ट और फेफड़ों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। नियमित चिकित्सकीय परामर्श। अपने चिकित्सक से नियमित रूप से मिलें और अस्थमा के साथ साथ अपने फेफड़े और हृदय की स्थिति की जांच करवाएं। सही दवाइयों का उपयोग।
अस्थमा की दवाइयों को सही तरीके से और निर्धारित मात्रा में लें। स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन अपनाएं, जिससे आपके स्ट्रेस लेवल कम हो और अस्थमा का असर मेंटेन रहे। अस्थमा के ट्रिगर से बचें। अस्थमा को सबसे ज़्यादा ट्रिगर करने वाले चीज़ हैं धूल, धुआं, परागकण और कई अन्य एलर्जी वाले चीज़ों से बचें जिससे अस्थमा ट्रिगर होती हो। रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक एक्सरसाइजेस यानी श्वसन और हृदय व्यायाम अपनी श्वसन तंत्र और हृदय के लिए उपयुक्त व्यायाम करें, जैसे कि योग, प्राणायाम और कई अन्य एक्सरसाइजेस। ध्यान रखें, सही इलाज और प्रबंधन के साथ अस्थमा के प्रभावों को कम किया जा सकता है और फेफड़ों और हृदय को दीर्घकालिक नुकसान से बचाया जा सकता है। अब आइए समझते हैं आयुर्वेद और योग के माध्यम से अस्थमा को कैसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। आयुर्वेद में अस्थमा के लिए 3 औषधीय हर्ब्स का वर्णन है, जो है प्रथम बासा। बासा को श्वसन तंत्र के लिए लाभकारी माना जाता है और यह बलगम को पतला करने में मदद करता है। दूसरा है हरिद्रा। हरिद्रा यानी हल्दी। हरिद्रा में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। यष्टि मधु। यष्टि मधु यानी मुलेठी श्वसन तंत्र को शांत करने और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। आयुर्वेद में प्राणायाम को भी काफ़ी महत्व दिया गया है। प्राणायाम जैसे श्वसन व्यायाम श्वसन तंत्र को मजबूत करने और फेफड़ों और हृदय की क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तीसरा है पंचकर्म। पंचकर्म उपचार जैसे वमन, विरेचन और वस्ती श्वसन तंत्र को साफ करने और शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद कर सकते हैं। चौथा है आहार और जीवन शैली। अस्थमा के रोगियों को गर्म, हल्का और सुपाच्य भोजन करने की सलाह दी जाती है। ठंडी और भारी वस्तुओं से बचना चाहिए जो कफ को बढ़ा सकती है। नियमित व्यायाम और योग का अभ्यास करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। और पांचवा, धूम्रपान और प्रदूषण से बचाव के लिए आयुर्वेद में खास जोर दिया जाता है। धूम्रपान और प्रदूषण से दूर रहना चाहिए क्योंकि यह अस्थमा के लक्षणों को बढ़ा सकते हैं। अब आइए समझते हैं आयुर्वेद के फायदे। आयुर्वेदिक उपचार प्राकृतिक और संपूर्ण होते हैं जो शरीर के संतुलन को बहाल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आयुर्वेद में कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। यदि सही तरीके से और विशेषज्ञ की सलाह से उपयोग किया जाए तो यह अच्छा कारगर होता है। पर आयुर्वेद की भी कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे अस्थमा का स्थायी समाधान आयुर्वेद में भी निश्चित नहीं है और परिणाम व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करते हैं। आयुर्वेदिक उपचार के लिए धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है क्योंकि इसके प्रभाव धीरे धीरे और लंबे समय में दिखाई देते हैं। ध्यान रखें, अस्थमा एक क्रोनिक डिजीज है, इसलिए आयुर्वेदिक उपचार अपनाने से पहले हमेशा एक योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लें ताकि आपकी व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार सबसे उपयुक्त उपचार योजना बनाई जा सके। आयुर्वेदिक उपचार को एलोपैथिक उपचार के साथ संयोजन में भी उपयोग करना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन इसके लिए अपने एलोपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सकों से सलाह
अवश्य लें। अस्थमा के मैनेजमेंट के लिए नियमित रूप से योग क्रियाओं का करना काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। यह योग क्रियाएं आपके श्वसन तंत्र को मजबूत करने, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने और शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव को सुधारने में मदद कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ योग क्रियाएं करके दिखाऊंगा, जिसमें प्राणायाम होगी, कुछ आसन होगी और मेडिटेशन, जिसे आप रोजाना करके अपने अस्थमा को कंट्रोल करने के साथ साथ अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र को मजबूत कर सकते हैं, जिससे आपके फेफड़े और आपके हृदय मजबूत हो सकते हैं, जिससे वो अस्थमा के साथ मजबूती से लड़ाई कर सकते हैं। तो आइए अब योग क्रियाएं करते हैं। हम अभी पहले 7 आसन करेंगे, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को यानी हमारे श्वसन तंत्र को मजबूती प्रदान करती है, जिससे हमारे फेफड़े और हृदय यानी हमारे लंग्स और हमारे हार्ट को मजबूती प्रदान करती है, उसे प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड करती है, जिससे वह हर बीमारी से लड़ने की क्षमता प्राप्त करती है। तो पहला आसन हम करेंगे उत्तानासन। उत्तानायासन, इसे हम पादहस्तासन भी कहते हैं। तो आइए पहले कैसे करेंगे। अपने दोनों पाँव को ऐसे करीब रख लें, फिर अपने हाथ को नीचे रख लें और श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और अपने बॉडी को पीछे की ओर इंक्लाइन करेंगे, थोड़ा सा बेंड करेंगे। फिर धीरे 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 श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को आगे नीचे की ओर लेकर जाएंगे और अपने पाँव के पास इसे रखेंगे और इसी अवस्था में हम 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे 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 हम श्वास भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे और विश्राम। अब हम करेंगे अधोमुखी श्वानासन, जिसे पर्वतासन के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए समझते हैं यह आसन कैसी करनी है। ये आप अपने मैट में पीछे की ओर खड़े हो जाएंगे और उसी तरह आप अपने हाथ को एक बार श्वास भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे मैट में रख देंगे, फिर हाथ को आप आगे ले जाएंगे ऐसे। अधोमुखी श्वानासन यानी श्वान मतलब कुत्ता, अधोमुखी मतलब नीचे की ओर देखना। अब हम अपनी नाभि की ओर देखेंगे और इस अवस्था में 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उठ जाएंगे। अब इस आसन को आप दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं। जैसे पहले आप अपने घुटने रखकर बैठ जाएंगे और वहाँ से भी आप उठकर इस आसन को कर सकते हैं। ये तो दोनों खड़े होके पोजीशन हमने बताया आपको। अब कुछ आसन बैठ के और लेट के करेंगे। अब हम करेंगे बैठ कर एक आसन, जिसे अर्ध मत्स्येंद्रासन कहते हैं। यह आसन शरीर को मोड़ने और अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी अपने श्वसन तंत्र को मजबूती प्रदान करने में यानी
इसको ज़्यादा वाइड ओपन करने में मदद करती है, जिससे श्वसन तंत्र मजबूत होते हैं। आइए करते हैं। अपने दोनों पैरों को लंबा करके बैठ जाएं। ये है विश्राम आसन। अब हम क्या करेंगे, अपने एक पैर को ऐसे मोड़ देंगे, फिर दूसरे पैर को ये घुटने के बाहर, हम दूसरे घुटने के बाहर खड़े कर देंगे। यानी ये अभी हमने ये बायां पैर मोड़ा है और दाहिने पैर को अपने घुटने, बाएं पैर के घुटने के बाहर हमने खड़ा कर दिया है। अब क्या करेंगे, ये हाथ को हम ऐसे इसमें फंसाएंगे और दूसरे हाथ को फिलहाल पीछे रख के इसको हम फंसाएंगे इस तरह, और ये हाथ को हम ऐसे पीछे की ओर लेंगे। उसके साथ साथ हम पीछे की ओर देखेंगे। ये इसमें हमारे पूरे शरीर 90 डिग्री तक मुड़ जाती है, जिससे हमारे फेफड़ों के सारे सेल्स खुल जाते हैं और फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। तो इसमें हम 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब इसे हम दूसरे तरफ से करेंगे। दाहिने पैर को मोड़ देंगे, बायां पैर को दाहिने पैर के बाहर खड़ा कर देंगे, फिर हम पीछे हाथ का सहारा लेकर हम ये हाथ से इसे फंसाएंगे और एक पीछे सहारा लेंगे। फिर जैसे पोजीशन बनेगा हम ये हाथ को ऐसे रख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस अपने विश्राम अवस्था में आ जाएंगे और अपने शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। अब हम उल्टा लेटकर एक आसन करेंगे, जिसका नाम भुजंगासन। उल्टा लेट जाएंगे और अपने हाथों को छाती के बगल में रख लेंगे। फिर श्वास भरते हुए अपने छाती को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और अपने जस्ट कमर तक बॉडी को उठाएंगे आधा और ऊपर की ओर देखेंगे। इसे कहते हैं भुजंगासन। भुजंग यानी सांप। इससे हमारे छाती वाइड ओपन होती है और हमारे फेफड़े ज़्यादा खुलते हैं, और जिसके कारण हमारे अंदर ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है। यह जो सारे आसन हम बता रहे हैं, इसे आप हर दिन कम से कम 2 से 5 बार रिपीट करेंगे। अब हम सीधा यानी पीठ के बल लेटकर 3 आसन करेंगे, जिसमें पहला आसन है सेतुबंध आसन। यह आसन छाती को खोलने और अपनी श्वसन तंत्र को मजबूत करने में मदद करता है। पीठ के बल लेटकर घुटनों को मोड़ें और धीरे धीरे अपने कूल्हों और छाती को मेरी तरह ऊपर उठाएं। 10 सेकंड उठाकर रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएं, रिलैक्स कर लें। इसे भी आप डेली 2 से 5 बार कम से कम करेंगे। रिलैक्स हो जाएं और अपने पैरों को लंबा कर दें। अब हम करेंगे सुप्तबद्ध कोणासन, जिसके लिए आपको दोनों घुटनों को फिर से खड़ा करनी है और दोनों घुटनों को दोनों तरफ सुला दीजिए
और अपने पंजों को जोड़कर नमस्कार जैसी मुद्रा बना लें और अपने दोनों हाथों को नीचे रख लें। घुटना फैली हुई रहेगी। इस अवस्था में आपको 10 सेकंड होल्ड करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस आसन से आपका कूल्हे और फेफड़े को ज़्यादा फैलाव मिलता है, जिससे आपके श्वसन तंत्र को ज़्यादा आराम मिलता है और उसे ऑक्सीजन की मात्रा भी ज़्यादा मिलने लगती है। इस आसन को भी आप डेली 2 से 5 बार, कम से कम 2 बार, उससे 5 बार आप करेंगे। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। अपने दोनों घुटना को एक साथ ऊपर उठाएं और दोनों हाथों को उससे बांधकर अपनी छाती की ओर खींचें और अपने नाक को घुटनों में लगाने की कोशिश करें। इस अवस्था में कुछ देर बने रहें, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। यह आसन पेट और छाती को संकुचित करके अपने श्वसन तंत्र को आराम देता है, जिससे हमारे श्वसन तंत्र मजबूत होते हैं। अपनी बाईं करवट लेकर उठकर बैठ जाएं। अब हम प्राणायाम करेंगे। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, जिसे इंग्लिश में डीप ब्रीदिंग कहते हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको कैसे करना है यह प्राणायाम। इसमें हमें तेज गति से श्वास भरनी होती है। अपनी छाती को फुलाकर गहरी श्वास भरनी है, फिर उसे धीरे धीरे छोड़नी है, फिर गहरी श्वास भरनी है, फिर धीरे धीरे छोड़नी है, फिर गहरी श्वास भरनी है, फिर धीरे धीरे छोड़नी है। श्वास भरते जाइए, फिर छोड़ते जाइए, श्वास भरते जाइए, फिर श्वास छोड़ते जाइए। इस तरह इसे कम से कम 20 से 25 बार डेली करेंगे। इस प्राणायाम से हमारे फेफड़ों में काफ़ी मात्रा में वायु प्रवाहित होती है, जिससे काफ़ी मात्रा में हमें ऑक्सीजन मिलने लगती है। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम से हमारे श्वसन तंत्रिका से सारे विषैला गैस और पदार्थ निकल जाते हैं और हमारे श्वसन तंत्र सफाई हो जाती है। तो आइए देखते हैं कैसे करनी है कपालभाति प्राणायाम। अपने पेट में एक झटका देकर नाक से श्वास को एक झटके में बाहर निकाल दें और ये कंटिन्यू 1 सेकेंड में एक बार करें। इस तरह आपको 20 झटके देनी है और 20-20 के 5 से 10 सेट तक डेली करनी है। अब हमें करनी है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हाथ में ध्यान की मुद्रा कर कर बैठ जाएं और अपने दाहिने हाथ के अंगूठा से अपने दाहिने नासिका को बंद करके बाईं नासिका से श्वास को अंदर लेंगे, धीरे धीरे लंबी गहरी, फिर बाईं नासिका को बंद करके दाहिने नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। फिर उसी तरह दाहिने नासिका से श्वास को ग्रहण कर बाईं नासिका से वापस उस श्वास को बाहर निकाल देंगे। ये हुई पूरी एक चक्र और इसी चक्र को आपको दोहराते रहना है। आपको इसकी हर दिन कम से कम 20 चक्र करनी है। ये हमारे शरीर में करीब 72,000 नस नाड़ी जो हैं उसको शोधन करती है और शरीर को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम इसका दूसरा नाम है, जिससे हमारे शरीर
शुद्धिकरण होती है, हमारे सारी नस नाड़ियों में ऑक्सीजन की प्रभाव अच्छी तरह होती है। और यह प्राणायाम सबसे इम्पोर्टेंट प्राणायाम है जिससे हम कई तरह के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे फेफड़ों में काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन का प्रभाव होना और हमारे मानसिक स्थिति को भी ये स्वस्थ रखती है, जिससे हमें अच्छी नींद आती है और हमारे शरीर स्वस्थ रहती है। तो ना केवल यह हमारे फेफड़ों के लिए है या अस्थमा को कंट्रोल रखने के लिए है, इससे हम अपने पूरी शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था, अस्थमा एक क्रोनिक डिजीज है और ये शरीर से पूरी तरह ठीक नहीं होती है और ये जीवन भर शरीर में पड़ी रहती है और हम बस इसे अपने स्वस्थ दिनचर्या, सही मेडिकेशन और योग प्राणायाम की विधि से कंट्रोल रख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम अपने मानसिक स्तर को भी ठीक रखें तो इस बीमारी का प्रबंधन में काफ़ी मदद मिलती है, जिसके लिए आप डेली कम से कम 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन यानी ध्यान अगर करेंगे तो आपके मानसिक स्तर में काफ़ी शांति रहेगी और आप इस बीमारी को बेहतर ढंग से हैंडल कर पाएंगे। तो आइए मैं ध्यान की एक विधि आपको बता देता हूँ जिसे आप डेली कर सकते हैं। और आपको मैं ध्यान करने की तरीका बता देता हूँ आज। और हमारे चैनल में आप सर्च करके कई सारे ध्यान की वीडियो अवेलेबल है। आप ध्यान में बैठिए, उसको सुनते हुए, हमारे गाइडेंस में है, कमेंट्री के साथ है और उसको सुनते हुए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो उसके तरीके ये हैं, अपने मेरुदंड को सीधा रखकर बैठनी है, अपने उंगलियों को ध्यान मुद्रा में रखनी है और अपने घुटने का ऊपर हथेली को रख देनी है। अपने आंखें बंद कर अपने मन को शांत करने की कोशिश करनी है। बाहर की शोरगुल से अपने मन को आत्म केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। शरीर के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे। अपने हृदय की गति को सुनने की कोशिश करेंगे। अपने शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उससे टटोलने की कोशिश करेंगे, उसे महसूस करने की कोशिश करेंगे। अपने अंदर परमात्मा की वास है, उसे महसूस करने की कोशिश करेंगे। इस तरह आप मेरी गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो को सुनते हुए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, ऐसे कई तरह के वीडियो हमारे चैनल में उपलब्ध हैं। आप उसके सहारे अपना मेडिटेशन को कर सकते हैं। तो ये तो थी अस्थमा के लिए प्रबंधन। आशा करता हूँ ये वीडियो देखकर इसको अपने जीवन में उतारेंगे और जल्द ही अपने शरीर को स्वस्थ और सुंदर बना के रहेंगे। ओम।